हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है गाइस। और ये सेट 2 का है। ये सेट 2 के सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन है गाइस। आज मैं आपको सेट 2 के सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और ये क्लास 11th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइस। और सब्जेक्ट गाइस फिजिक्स है। और मैं आज आपके लिए सेट 2 के सेक्शन बी का गजब सॉल्यूशन लाया हूँ। आपको यह एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सेट 2 के सेक्शन बी का ये हमारा पहला सवाल क्या है, केपलर के ग्रह गति नियम क्या है। गाइस, केपलर ने ग्रह संबंधी नियम दिया। आइए हम उसका बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। केपलर के ग्रह गति का नियम में जो है ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। कि इसका ये ग्रह संबंधी केपलर का नियम है कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। देखिए, ये आप देखिए, यहाँ ऐसे समझिए इसको, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो ग्रह है ये पी बिंदु पर हम ग्रह बनाए हैं। ग्रह जो है ये सूर्य के परितः, यहाँ हमारा सूर्य है, इसके ये परितः देखिए दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। कि ग्रह जो है ये पी ग्रह जो है, यहाँ सूर्य है, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और ये जो सूर्य है इसकी एक नाभि पर होता है। ये F1 नाभि है, दीर्घवृत्त का नाभि है। तो गाइज, आप समझ गए केपलर के ग्रह गति नियम कि प्रत्येक ग्रह जो है वह सूर्य के परितः मतलब होता है इर्द गिर्द, चारों तरफ। यहाँ सूर्य है और देखिए इसके चारों तरफ, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसके नाभि पर होता है। अब यहाँ हम देखिए लिख दिए हैं प्रत्येक ग्रह की कक्षा अलग अलग होती है। अब हर ग्रह की कक्षा एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। यहाँ F1 और F2 जो है दीर्घवृत्त की नाभि है और ये जो एक्स वाई है गाइस, ये दीर्घ अक्ष है। ये दीर्घ अक्ष एक्स वाई दीर्घ अक्ष कहलाएगा। ये XO और ये YO जो अर्ध दीर्घ अक्ष है, यानी आधा। तो गाइस, आप इसको समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका फिर दूसरा है क्षेत्रफल नियम भी। आप इसको समझिए। क्षेत्रफल नियम क्या है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्षेत्रफल नियम क्या है कि सूर्य से किसी ग्रह को, देखो यहाँ सूर्य है, यहाँ हम सूर्य बनाए हैं, सूर्य से किसी ग्रह को, अब जैसे ये देखो ये ग्रह है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, अब ये ग्रह जो है ये A है और फिर ये ग्रह यहाँ आ जाता है। तो सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, यहाँ देखो ये सूर्य से ये ग्रह को मिलाए, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ सूर्य है और ये ग्रह को यहाँ C और D को मिलाए है। तो गाइस देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो देखो यहाँ एक बन रहा है एरिया SAB। देखो ये SAB बन रहा है ना, SAB। तो SAB का जो एरिया होगा ये SCD, देखो ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल नियम क्या है, क्षेत्रफल बराबर होगा कब, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये सूर्य है और ये ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है तो एक क्षेत्रफल बना रहा है ना। और यहाँ भी देखो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा एक क्षेत्रफल बना रहा है। तो ये क्षेत्रफल गाइस बराबर होगा। तो एक बार फिर समझिए कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, यानी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखो गाइस, आवर्तकाल का नियम क्या है इसका, कि किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग
यानी घूमने का जो समय है उसका वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होगा। इसमें देखो गाइस, हम दो ग्रह बनाए हैं, पहला ग्रह बनाए और दूसरा ग्रह बनाए। देखो यहाँ पहला ग्रह हम यहाँ दिखाए हैं, तो ये पहला ग्रह है और ये परिक्रमण काल ऐसे घूमता है, इसका परिक्रमण काल t है। तो ये t का स्क्वायर समानुपाती होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, ये r क्या हो गया, ये दीर्घवृत्त का अर्धदीर्घ अक्ष है, ये दीर्घवृत्त का अर्धदीर्घ अक्ष है। तो ये ग्रह जो है ना इसमें घूम रहा है, यहाँ देखिए इस पे, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल, जैसे ये P1 ग्रह है, इसका परिक्रमण काल मान लो कि t है, इसका परिक्रमण काल t है, तो t का स्क्वायर समानुपाती होगा उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्धदीर्घ अक्ष, इसका अर्धदीर्घ अक्ष ये है बड़ी r, तो ये t का स्क्वायर समानुपाती होगा ये r के क्यूब का। अब देखो जैसे हम दूसरा ग्रह के लिए लें, ये दूसरा ग्रह, ये दीर्घवृत्त कक्षा है और यहाँ दूसरा ग्रह मेरा P2 है, तो इसका जो परिक्रमण काल है ये स्मॉल t लिखे हैं, ये t स्क्वायर समानुपाती होगा। और यहाँ से यहाँ देखो ये स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है ना, ये क्या है हमारा दीर्घवृत्त के अर्धदीर्घ अक्ष, इसका क्यूब का। तो कहने का मतलब है कि t स्क्वायर समानुपाती होगा r क्यूब का, ये पहले ग्रह के लिए हुआ, दूसरे ग्रह के लिए t स्क्वायर समानुपाती होगा r क्यूब का। आप ये समझ गए, ये t जो है ये t है परिक्रमण काल, ये परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होगा अर्धदीर्घ अक्ष के घन के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिबल को परिभाषित करना। प्रतिबल क्या है गाइस, आज समझते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, या आप प्रतिबल को लिख सकते हो बल बटे क्षेत्रफल को भी प्रतिबल कहते हैं, या अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगेगा तो उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और पिंड पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। तो गाइस मेरे अनुसार आप ये तैयारी करो, ये आपको बहुत इजी पड़ेगा कि बल बटे क्षेत्रफल को ही प्रतिबल कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक गाइस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि बल का एसआई मात्रक देखो न्यूटन होता है, बटे क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन और बटे का यहाँ गुना हो जाएगा, और m पर पावर +2 है तो क्या हो जाएगा -2, इसलिए इसका एसआई मात्रक ये हो गया। अगर आप इसका बीमीय सूत्र निकालिएगा तो बल का क्या होता है mLt-2 होता है, और बटे क्षेत्रफल का l स्क्वायर होता है। अब देखो m, अब देखो यहाँ पावर 1 है, x पर पावर m बटे x पर पावर n बराबर क्या होता है x पर पावर m माइनस n। अब यहाँ देखो पावर माइनस हो जाएगा 1 - 2, और यहाँ t-2 तो है ये है m l, 1 में 2 घटा तो -1 हो जाएगा ना t-2। इस तरह ये इसका विमाएँ हुआ। अब देखो विकृति को आपको परिभाषित करना है, विकृति समझना है, विकृति रूप जो बदल जाता है। देखो आरोपित विरूपक बल, ये विरूपक बल बाह्य बल होता है, बाहरी बल के कारण वस्तु के प्रति एकांक आकार में उत्पन्न परिवर्तन। अगर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं और वस्तु का प्रति एकांक आकार में जो बदलाव आ जाता है उसी को विकृति कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में बदलाव हो जाता है और वस्तु विकृत हो जाता है, रूप उसका बदल जाता है। वस्तु के आकार या रूप में होने वाला ये जो भिन्नात्मक परिवर्तन पहले से बदल गया ना, इसी को विकृति कहते हैं गाइस। तो आप विकृति को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा है प्रत्यास्थता और प्लास्टिकता के बीच अंतर। ये प्रत्यास्थता क्या है गाइस, पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाला विरूपक बल जो है, बाह्य बल जो, उसको हटा लेने पर वस्तु अपना मूल आकार और रूप प्राप्त कर लेता है प्रत्यास्थता में। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो क्या हुआ, इसका साइज इतना बड़ा हो गया, फिर हम ये बल को हटा लेंगे तो फिर ये अपने ही रूप में आ जाएगा। तो ये प्रत्यास्थता हुआ, पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाला विरूपक बल, जैसे इस वस्तु पर हम विरूपक बल बाह्य बल लगा रहे हैं तो ये इतना बड़ा हो गया, अब ये बाह्य बल को हटा लेंगे तो ये अपना ही रूप में आ जाएगा, यही प्रत्यास्थता है। जबकि प्लास्टिकता क्या है, पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाला विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटे और हमेशा के लिए विरूपित हो जाए। जैसे मान लो यह कोई वस्तु है और इस पर हम बाह्य बल लगाए तो इसका
इतना बड़ा आकार हो गया। ठीक है, अब हम ये बाएं बल हटा भी लिए तो ये इतने बड़ा रहेगा, इतना बड़ा नहीं आएगा। तो यही पर प्लास्टिकता हुआ। तो प्रत्यास्थता क्या हुआ कि जब हम कोई वस्तु पर, पदार्थ पर बाएं बल लगाते हैं तो फिर बाएं बल को हटा लेंगे ना, तो ये अपने मूल रूप में अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लेता है। ये प्रत्यास्थता है। और गाइस, ये प्लास्टिकता क्या है? वैसा गुण जिस पर वस्तु पर अगर कोई बाएं बल लगता है और फिर बाएं बल को हटा लेते हैं तो ये अपना पूर्वावस्था में नहीं लौटता है। यही प्लास्टिकता है। और प्लास्टिकता को हम अप्रत्यास्थता भी कहते हैं, यानी प्रत्यास्थता से अपोजिट है अप्रत्यास्थता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टोक का नियम क्या है और बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक के नियम को व्युत्पन्न करना है। तो सर जॉर्ज स्टोक ने 1885 ईस्वी में यह नियम दिया कि F बराबर 6 पाई ईटा आर बी, जहाँ F श्यान बल है और ईटा माध्यम का श्यानता गुणांक है, आर गोली की त्रिज्या है, भी तरल के सापेक्ष गोलीय पिंड का वेग और 6 पाई कांस्टेंट है। तो आपको स्टोक का नियम लिखना है। तो F बराबर ये लिख दीजिए 6 पाई ईटा आर बी, ये स्टोक का नियम है। अब आइए हम लोग बीमीय विश्लेषण विधि से स्टोक के नियम को व्युत्पन्न करते हैं और इसको समझते हैं। देखो, ये जो बल है ये किस पर निर्भर करेगा? ये ईटा पर, आर पर और भी पर निर्भर करता है। तो हम दे दिए F समानुपाती ईटा आर और भी, ये इस पर निर्भर करता है। इस पर हम घात लगा दिए x, y और z। ठीक है, अब देखो गाइस, ये समानुपाती खत्म किए तो बराबर होगा, एक कांस्टेंट राशि k होगा, ईटा पर x है, r पर y है, v पर z है। इसको समीकरण हम क मान लिए। अब देखो, सबको हम बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। अब देखो, f का बीमीय सूत्र mlt-2 होता है और ईटा का क्या होता है? ml-1t-1 होता है। इस पर पावर x हो गया और r तो दूरी है तो l होगा, इस पर y होगा। v का क्या होगा? lt-1 पर पावर z है। अब देखो गाइस, यहाँ mlt-2 है, यहाँ देखो एक फार्मूला पढ़े हो ना, x पर पावर m पर पावर n बराबर x पर पावर m गुना n। यहाँ m पर पावर x हो गया, यहाँ गुना हो जाएगा -1 गुना x माइनस x, t पर पावर -1 गुना x माइनस x, l पर पावर y, l पर पावर z और t पर पावर क्या हो जाएगा? -1 गुना z माइनस z हो जाएगा। अब देखो mlt-2, अब ये देखो एक फार्मूला पढ़े हो, x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर होता है x पर पावर m जोड़ n। ये mx तो ठीक है, यहाँ l देखो, ये l, ये l, ये l, ये सबका आधार तो एक है ना, पावर सबका जुड़ जाएगा, -x जोड़ y जोड़ z जुड़ गया। अब यहाँ भी देखो, ये t है, ये t है, दोनों का आधार सेम है, ये पावर जुड़ जाएगा -x जोड़ -z। अब देखो mlt-2 बराबर mx, यहाँ l -x जोड़ y प्लस z है, t -x प्लस माइनस z। अब देखो समघातता सिद्धांत से हम देखो ये m वाला और ये वाला, इस दोनों को बराबर करेंगे समघातता सिद्धांत में। तो यहाँ देखो ये दोनों का आधार सेम है ना, घातांक देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ l और ये l को बराबर करेंगे। तो l क्या है? -x, l पर पावर -x जोड़ y प्लस z बराबर यहाँ l, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो ये दोनों आधार तो सेम है ना, तो ये ऊपर का पावर बराबर हो जाएगा, यानी -x जोड़ y जोड़ z बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। अब देखो इसी तरह हम इसको करेंगे, t पर पावर x माइनस z बराबर क्या हो जाएगा? ये t-2 का। अब देखो ये नीचे आधार तो सेम है ना, तो ये पावर जो है, घातांक जो है -x माइनस z बराबर -2 होगा। इसको 1 माने, इसको 2 माने। अब ये समीकरण 2 में x का मान जो है ये रख देंगे, 1 रख देंगे, तो -x माइनस z बराबर -2 क्या है? हमारा समीकरण 2 है। x के जगह पर हम रख माइनस है तो माइनस दी, x का मान 1 है, -z बराबर -2। अब -z बराबर देखो यहाँ -2 है, ये माइनस को पार करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो -z बराबर प्लस माइनस -2 में 1 घटा तो -1, ये माइनस कट गया, z बराबर 1 हुआ। अब x बराबर 1 और z बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देखो क्या है? -x जोड़ y जोड़ z बराबर 1, माइनस दे दिए, x का वैल्यू 1 है जोड़ y जोड़ z का वैल्यू 1 है, ये प्लस माइनस कट गया तो y बराबर 1 हो गया गाइज। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण क में x y z का मान रखते हैं। समीकरण क हमारा यही है। अब देखो x का भी 1 निकला है मान, y का भी 1 निकला है, z का भी 1 निकला। f बराबर k, ईटा x के जगह पर 1 रखे, r के जगह पर y आए 1 तो 1 रखे, और यहाँ भी z का वैल्यू 1 है, 1 रख दिए। अब f बराबर k ईटा, 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोग से हमें k बराबर 6 पाई मिलता है, तो k के जगह पर 6 पाई कर दिए भाई, यही हमारा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब कहता है सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है। तो ये अल्फा जो है त्वरण है, अल्फा त्वरण है गाइज आपका, और अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई सूत्र होता है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अल्फा बराबर एक सूत्र होता है माइनस जी बटे एल वाई, इसको 2 माने। अब 1 और 2 से देखो समीकरण 1 और 2 में ये बामा बगल जो एल एच एस सेम है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अगर समीकरण का एक पक्ष सेम रहे तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस जी बटे एल वाई कर दिए। अब ये माइनस खत्म हो गया, वाई वाई खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर और जी बटे एल बचा। अब देखो ये स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो रूट अंडर जी बटे एल हुआ, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी होता है ना, बराबर रूट अंडर जी बटे एल हुआ। अब देखो पलटनिया मरवा दिए, टी को ऊपर और 2 पाई को नीचे, यानी अंश और हर को उल्टा पुल्टा कर दिए, यानी ये हर ऊपर हो गया, ये अंश नीचे हो गया, टी ऊपर 2 पाई नीचे। अब यहाँ रूट अंडर, यहाँ भी देखो एल ऊपर हो गया, जी नीचे हो गया। अब देखो गाइस टी बटे 2 पाई लिखे, रूट अंडर एल बटे जी, नीचे कुछ नहीं तो एक है, कोना कोनी गुना किए, टी और एक को गुना किए तो टी हुआ, और इसको गुना के 2 पाई गुना रूट अंडर एल बटे जी, यही हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सीपी और सीवी, सीपी का मान सीवी से अधिक क्या होता है, और सिद्ध करना है कि आदर्श गैस के लिए सीपी माइनस सीवी बराबर आर। देखो सीपी में क्या होता है, हीट ताप और दाब को बढ़ाने में खर्च होता है। ये सीपी में हीट ताप और दाब को बढ़ाने में खर्च होता है। सीवी में जो हीट होता है ना, सिर्फ ताप को बढ़ाने में होता है। तो गाइस सीपी को देखो लोड क्या है, इसमें हीट जो है ताप और दाब को बढ़ाने में खर्चा होगा, और सीवी में सिर्फ ताप को बढ़ाने में हीट खर्चा होगा। तो एक्चुअली गाइस ये जो है ना सीपी का मान सीवी से अधिक होगा, क्योंकि सीपी पर 2 लोड है, ये ताप को भी बढ़ाएगा, दाब को भी बढ़ाने में ऊर्जा, इसको हीट खर्चा होगा, इसको सिर्फ ताप बढ़ाने में खर्चा होगा। तो ये एक्चुअली बड़ा होगा ना, इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। क्योंकि सीपी पर देखो भाई लोड है कि सीपी में हीट ताप और दाब को बढ़ाने में खर्चा होता है, और सीवी में हीट जो होता है सिर्फ ताप को बढ़ाने में, इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। अब आइए हम इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अब देखो हमारा टॉपिक है कि प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी बराबर आर। तो देखो स्थिर दाब पर उष्माधारिता, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, ये बराबर फार्मूला होता है डेल एच बटे डेल टी। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब कोना कोनी गुना कर रहे हैं, डेल एच गुना 1 डेल एच बराबर ये सीपी गुना डेल टी, इसको समीकरण 1 मान लिए। स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, इसको सीवी कहते हैं, ये बराबर फार्मूला होता है डेल ई बटे डेल टी। अब कोना कोनी गुना कर दिए, डेल ई गुना 1 डेल ई बराबर सीवी गुना डेल टी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये दोनों फार्मूला को आप माइंड में रखो। अब देखो डेल एच बराबर डेल ई जोड़ डेल एन आर टी होता है ना समीकरण। अब देखो डेल एच हमारा निकला, ये यहाँ सी पी डेल टी, ये बैठा दिए, डेल ई भी निकला, यहाँ भी बैठा दिए सी बी डेल टी जोड़ डेल एन आर टी। अब देखो हमको पुट एन बराबर 1 करना है, यहाँ सी पी जो डेल टी बराबर सी बी डेल टी जोड़, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, ये डेल दे दिए और ये एन के जगह पर 1 रखे इंटू आर टी। अब सी पी डेल टी बराबर सी बी डेल टी जोड़, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो डेल आर टी हो गया। आप देखो सी बी डेल टी बराबर सी बी डेल टी जोड़, ये आर को बाहर कर लिए, डेल टी को ऐसे रख दिए सिस्टम में। अब सी पी जो डेल टी बराबर, देखो डेल टी कॉमन ले लिए, यहाँ बचा सी भी जोड़ आर। अब ये डेल टी खत्म हो गया, यहाँ सी पी बराबर क्या हो गया, सी भी जोड़ आर। अब देखो सी भी जोड़ आर इधर रखे, सी पी को इधर रखे। अब देखो गाइस अब यहाँ जो है ये आर बराबर क्या हो जाएगा, ये सी पी है ना, ये प्लस को इधर कर दिया माइनस सी बी हो गया। अब इसको इधर उसको उधर लिख दिए, पक्षांतर सी पी माइनस सी बी बराबर आर, ये प्रूव्ड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उष्मा गति के प्रथम नियम को लिखिए और समझाइए कि समतापीय रुद्धोष्म प्रक्रिया में इसका उपयोग क्या है। तो उष्मा गति का प्रथम नियम है डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू जो डी यू, यानी आप इसको ऐसे लिखिए और इसको समझाने का आता है तो हम लिख दिए हैं, माना कि कोई निकाय को डी क्यू हीट दिया जाता है जिससे निकाय द्वारा डी डब्ल्यू कार्य किया जाता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में डी क्यू वृद्धि होती है। आप ऐसे भी लिख दीजिए या आप ऐसे लिखिए कि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू जो डी यू, जहाँ डी क्यू क्या है, निकाय को दिया गया उष्मा है, डी डब्ल्यू क्या है, निकाय को द्वारा किया गया कार्य, और डी यू आंतरिक ऊर्जा है। आप ये लिख दीजिएगा। अब कहता है कि समतापीय रुद्धोष्म प्रक्रिया में इसका उपयोग क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम में इसका क्या उपयोग है। समतापीय प्रक्रम में, इस प्रक्रम में ताप कांस्टेंट रहता है और आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर ही निर्भर करता है, इसीलिए ताप नियत रहेगा और आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगा, यानी डी यू आपका 0 होगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम तो ये होता है ना, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू जो डी यू। तो चूंकि यहाँ डी क्यू लिखे बराबर डी डब्ल्यू और डी यू 0 है तो 0 लिख दिए, यानी डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, ये हो गया।
अब देखिए दूसरा जो है हमारा रुदोष्ट प्रक्रम है, इस प्रक्रम में न तो हीट निकाय से बाहर जाएगा न ही हीट निकाय के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ DQ जो है ये 0 हो जाएगा। और उष्मागति का प्रथम नियम यही ना है, DQ बराबर DW जो DU, इसमें DQ क्या है 0 है, 0 लिख दिए बराबर DW जो DU। अब देखो इसको इधर कर दिए, उसको उधर पक्षांतर कर दिए, अब DW बराबर क्या होगा, ये प्लस को इधर किए तो माइनस हो गया। अब इस बार देखो DU रहने दिए, इसको इस पार किए तो माइनस हो गया, तो ये रुदोष्ट प्रक्रम में हो गया। अब गाइस हम अंतिम सवाल पर आते हैं, तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत को परिभाषित करना। जब 2 या 2 से अधिक तरंग के माध्यम किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन जो होता है उस तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी गाइस आप ऐसे समझिए कि परिणामी विस्थापन वेक्टर y है और हर बिंदु पर यहाँ क्या कहता है, देखिए परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन सदिश के योग के बराबर होता है। मान लो कि पहला विस्थापन y1 है तो वेक्टर y1, दूसरा विस्थापन y2 है, तीसरा विस्थापन y3 है, और इस तरह करके मान लो n विस्थापन है। तो कहने का मतलब ये परिणामी विस्थापन जो है ये हर विस्थापन के योग के बराबर होगा वेक्टर के रूप में। गाइस यही तरंग के अध्यारोपण सिद्धांत है। गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। गाइस अगर आपको वीडियो सचमुच में पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है। और गाइस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिए ताकि उसका एग्ज़ाम बड़े मस्त ढंग से जा सके। गाइस और आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे एक और अंत में अपील है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।